आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पदों की भर्ती का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 2018 और 2022 के प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, बीच से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक प्रश्न कर लिए थे? ये वाला भी कर लिया था हम लोगों ने, ये वाला भी कर लिया था, इसको भी कर लिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक प्रश्न को किया था। अगला प्रश्न देखेगा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोग जो भी पीडीएफ वगैरह रहते हैं सारी पीडीएफ आपको वहीं पर दी जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो पहला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प का रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिर ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो बल यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो सेलुलोज यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा वाला ऑप्शंस भी कह सकते हैं, वी ऑप्शंस भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ध्वनि तरंग को आवर्ती मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की आवर्ती मापने की मानक इकाई है हर्ट्ज। हर्ट्ज यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। गैस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है? तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से पेरिना तांडवम नृत्य किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो, ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे गए रेलवे ग्रुप डी का। और जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, वो भी देखें। और जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे रेलवे ग्रुप डी का वो भी देखें। आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर जॉब लग गई अगर आप लोगों की तो ये मान के चलिए ज़िंदगी आपकी सफल हो जाएगी, आपके माँ बाप की और आपकी भी। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आने वाले दिनों में साइंस जीके की मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ दूंगा जिसे पढ़ने के बाद आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने उस पीडीएफ को पढ़ लिया तो गारंटी दे रहा हूँ एक भी प्रश्न आपका पेपर में मिस नहीं होगा। अगर आपने उन प्रश्नों को पढ़ लिया, ऐसी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। मास्टर पीडीएफ है, बहुत ही जल्द मैं तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे तैयार होगी वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अगला प्रश्न क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होगी। तो 20 यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। तो डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सीमा संगठन WCO के एशिया प्रांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बन गया है? भारत बन गया है। तो भारत यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा भारत के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने में एसिडिटी ठीक हो सकती है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। बेकिंग सोडा यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह से अलग होता है। तो मेथिलीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, डैश को पानी में घोलने पर यह जिस्पम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिस्पम में परिवर्तित हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है। तो अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में 14 इकाइयों का अंतर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा 14 यानी पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से क्या समूह में संबंधित नहीं है? क्या समूह में संबंधित नहीं है? केला, लीची, काहू लेटिस या कीवी? काहू लेटिस थोड़ा सा ये अजीब नाम है। केला, लीची ये तो खल, कीवी ये फल हो गए, लेकिन काहू लेटिस ये थोड़ा सा अलग शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है इसका नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया। तो सचिन तेंदुलकर यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त है? किसे प्राप्त है? करुण नायर को प्राप्त है। तो करुण नायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डैश समरूप अंग हैं। डैश समरूप अंग किसके हैं? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल। तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 220 वी वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 डब्ल्यू की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। 50 ए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है कि डॉबेर राइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल त्रिकों की पहचान करते थे। तीन से पहचान कर। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो वह पौधा कौन सा जो कि कायिक प्रबंधन के द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता पौधा जो है ना, ये कायिक और प्रबंधन के द्वारा नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन जाइलम का एक प्रकार नहीं है? सिव ट्यूब जो है ना, ये जाइलम का एक प्रकार नहीं है। तो सिव ट्यूब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न हमारा, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गाइस अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी यानी तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दांडी नमक सत्याग्रह जो है ना वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो 1930 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 20 ऑक्सीजन के दो, ये किसको निरूपित करता है? तो 20 ऑक्सीजन के दो परमाणुओं को निरूपित करता है। तो परमाणुओं, तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? अब देखिए यहां पर आपको पुराना क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, और 2018 में क्या पूछा गया था कि वर्तमान में उस समय तो अर्जित पटेल थे उस समय, और वर्तमान में कौन है? नाम नोट कर लीजिए, नए बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओस्बोर्न ए स्मिथ। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? कार्बन का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? अफगानिस्तान। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई, तो दीन ए इलाही की स्थापना वर्ष 1582 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अकबर के द्वारा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में। इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला जो युद्ध हुआ था अकबर के द्वारा, थानेसर का युद्ध 1567 में हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेसर के पास लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध ये लड़ा गया था 1556 में, किसके बीच में? हिंदू सम्राट हेमूचंद विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर के बीच में। ठीक है, और अगला जो युद्ध लड़ा गया था ये युद्ध हुआ था तुकारोई का युद्ध। ये लड़ा गया था 3 मार्च 1575 को। तो ये युद्ध जो है लड़े गए थे, ये युद्ध आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना, ये क्या कहलाता है? तो श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना, ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन भी कह सकते हैं आप लोग अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरक्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऋग्वेद के साथ में, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है r/2। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो तेंदू के पत्तों, चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न देखेगा, डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है।
बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर, सॉरी डी ऑप्शन, पहला नहीं, ए नहीं, डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समानांतर क्रम संयोजन से संयोजित कई प्रतिरोधी के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला और तीसरा, सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है। तीसरे में क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है कि ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित? देखिए ईस्टर टोकरी जो है ना, ये ईसाई धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः क्या होगी? आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और छोटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं जिनमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। सो गाइस अगला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल 6 भौतिक भागों क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष थे वारेन एंडरसन। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। गैस अगला प्रश्न हमारा, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? द्वैध शासन विशेषता जो है ये सही है। तो द्वैध शासन यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? द्वैध शासन। दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिपीट हो गया क्या? जी हाँ, रिपीट हो गया है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? देखिए संस्कृत भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? पायरुवेट। तो पायरुवेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है ना दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का गलत पालन करते हैं। ये कथन दिए गए हैं, पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफ़ी और लगभग 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया।
तो इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष, दूसरा पालन करता है। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से किस जीव को छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? गाय की। तो गाय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए दूसरा वाला ऑप्शन दिया जा रहा है, दोनों कथन सही है, कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके माँ बाप का सपना है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे 2025 में, तो 2025 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। वैकेंसी आ चुकी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और बहुत ही जल्द इसके फॉर्म भी ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कल ही जारी हुआ है, देख लीजिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ITI किए हुए तो भी भर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो भी भर सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला और कथन दूसरा, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। ये तो सही हो जाएगा। इस अणु को श्रृंखलन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो नारियल के छिलके में मौजूद स्क्लेरेनकाइमा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण में इंगित करता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो HIV जो है ना गाइस, ये वायरस का उदाहरण है। तो HIV इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और तीसरा दोनों कथन सत्य हैं, पहला और तीसरा। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त सकेंद्रित वृत्त होती हैं, ये तो सही हो जाएगा। तीसरे में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, मनी टॉलिन द्वीप ये कहाँ पर है? तो मनी टॉलिन द्वीप जो है ना ये कनाडा में स्थित है। तो कनाडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3 A12 है, A12 हाँ सॉरी A12O3 जो है ना ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का द्रव्यमान, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? क्लोरीन जो है ना ये एक यौगिक नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक ऊतक जो है ना ये कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कुल 63 तत्व ज्ञात थे।
तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र A12SO43 द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट इसे कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। तो पुंकेसर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस खेल में अमलराज जुड़े हुए हैं? टेबल टेनिस में अमलराज जुड़े हुए हैं। तो सी ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, क्या एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10 की पावर -12 एम के बराबर होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित? तो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, एक KWH की किसके बराबर होता है? तो एक KWH जो है ना 3.6 × 10⁶ J के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में? तो बोस्टन चाय पार्टी जो है ना वर्ष 1773 ईस्वी में हुई थी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको एक ऐसी PDF देने वाला हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसी PDF देने वाला हूं, उसे मास्टर PDF कहेंगे। उसमें अगर आपने उसमें साइंस के और जीके के क्वेश्चन मैंने जो है ऐड किए हैं, अगर आप लोगों ने उन प्रश्न को पढ़ लिया तो जीके और साइंस पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस PDF को मैं तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समय पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था, H2CO2 NH3 और CH4। तो ए ऑप्शन जो है यानी पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है कीटोन। तो कीटोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं हो? तो न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति है 2.0 × 10⁸ ms। तो बी दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, समीकरण 2CO + O2 2CO का एक उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल जिनको एशियाड भी कहा जाता है, एक बहुखेल आयोजन जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक वर्षों में संपन्न होता है, 4 वर्षों में संपन्न होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, बाण सागर बांध किस राज्य में? तो बाण सागर बांध जो है ना गाइस, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो MP इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक दोहरी अपघटन अवक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो एक दोहरी अपघटन अवक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा
और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं, जो भी अपडेट रहती हैं, सारी चीज़ें आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाती हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।